घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। कराची की भीड़ भरी सड़कों पर धूल उड़ रही थी। अख्तर कॉलोनी की संकरी गलियों में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन एक मामूली सी फर्नीचर की दुकान क्रिसेंट फर्नीचर के अंदर बैठा जावेद अखुंद नहीं जानता था कि आज उसकी सांसें कोई खरीदने आ रहा है। पिछले 23 साल से वो यहीं बैठकर ग्राहकों का इंतजार करता था, एक साधारण दुकानदार, एक आम पाकिस्तानी नागरिक। लेकिन आज उसकी कुर्सी पर बैठे उस शख्स की आंखों में वो पुराना खौफ था जो 1999 में एक हाईजैक्ड प्लेन की सीटों पर फैला हुआ था। सड़क पर अचानक एक मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। बाइक रुकी। पीछे बैठा शख्स हेलमेट पहने हुए उतरा। बिना किसी शोर के, बिना एक शब्द बोले वो दुकान के अंदर घुसा। जावेद अखुंद ने सिर उठाया। शायद उसे लगा कोई ग्राहक आया है। उसने मुंह खोला ही था कि शूटर ने पिस्तौल निकाली। पहली गोली सीधे सिर में। जावेद पीछे की तरफ लुढ़क गया। 2 और गोलियां छाती में, खून की धार बह निकली। शूटर ने एक बार फिर नजर डाली। काम तमाम था। वो बाहर निकला, बाइक पर सवार हुआ और कराची की गलियों में धुएं की तरह गायब हो गया। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे व्यापारिक रंजिश बताया, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक के गुप्त कमरे में बैठे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जानते थे कि ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। मरने वाला जावेद अखुंद नहीं था, वो था ज़हूर मिस्त्री उर्फ भोला। 1999 के IC 814 हाईजैक का वो खूंखार हाईजैकर जिसने 25 साल के रूपन कत्याल का गला चाकू से काट दिया था। आज 23 साल बाद वो हिसाब बराबर हो गया था। लेकिन कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर 1999 से। काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC 814 शाम के करीब 4 बज रहे थे। प्लेन भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हो चुका था। अचानक 5 नकाबपोश खड़े हो गए। उनके कोड नाम थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, शंकर और सबसे खतरनाक भोला। हथियार निकले, यात्री चीखे। पायलट देवी शरण ने सूझबूझ दिखाई। उन्होंने प्लेन को राजा सांसी एयरपोर्ट पर उतार दिया। प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला था। भारत की ज़मीन, कमांडो पहुंच सकते थे, लेकिन फिर क्या हुआ? पूरे 45 मिनट तक वो प्लेन रनवे पर खड़ा रहा। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक चल रही थी। अफरा तफरी का माहौल, कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। NSG पहुंचने में समय लगता। पंजाब पुलिस को एक्शन लेने को कहा गया, लेकिन डर था, अगर गोलीबारी में यात्री मर गए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? रनवे पर एक फ्यूल ब्राउजर भेजा गया, लेकिन वो इतनी लापरवाही से चलाया गया कि हाईजैकर्स को शक हो गया। प्लेन के अंदर ज़हूर मिस्त्री उर्फ भोला पागल हो उठा। उसे लगा पुलिस हमला करने वाली है। उसने 25 साल के रूपन कत्याल को पकड़ा, चाकू निकाला और बेरहमी से गला काट दिया। खून से प्लेन की सीटें लाल हो गईं। यात्री रो रहे थे, बच्चे चीख रहे थे। पायलट को मजबूरन प्लेन उड़ाना पड़ा, बिना फ्यूल के। वो 45 मिनट भारत के इतिहास के सबसे महंगे 45 मिनट साबित हुए। बाद में अजीत डोभाल ने कहा था कि अगर उस दिन हिम्मत दिखाई जाती तो हाईजैकर्स वहीं मारे जा सकते थे, लेकिन वो मौका चूक गया। प्लेन पाकिस्तान की सीमा में घुस गया। फ्यूल ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन देवी शरण ने लाहौर ATC से संपर्क किया, लैंडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। न सिर्फ मना किया, बल्कि लाहौर एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद कर दी। रनवे पर अंधेरा छा गया। कैप्टन देवी शरण ने आखिरी दांव खेला। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरे पास फ्यूल नहीं है, मुझे रनवे नहीं दिख रहा, मैं प्लेन को किसी हाईवे पर क्रैश लैंड करने जा रहा हूँ। ये धमकी काम कर गई। पाकिस्तान को अपने शहर में प्लेन क्रैश होने का डर सताया। लाइटें जल उठीं। प्लेन लाहौर में उतरा। फ्यूल मिला, लेकिन पाकिस्तान ने प्लेन को रुकने नहीं दिया। हाईजैकर्स का प्लान था कंधार। लाहौर से फ्यूल लेकर प्लेन कंधार की तरफ उड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। अफगानिस्तान के ऊपर पहुंचते ही नई मुसीबत। कंधार एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की कोई सुविधा नहीं थी, न लाइट्स, न नेविगेशन सिस्टम। अंधेरे में पहाड़ों से घिरा रनवे ढूंढना नामुमकिन था। हाईजैकर्स समझ गए कि अगर जिद की तो सब पहाड़ों से टकराकर मर जाएंगे। प्लान बदला। प्लेन दुबई की तरफ मोड़ दिया। UAE के अल मिनहाल एयरबेस पर लैंडिंग हुई। अमृतसर की नाकामी के बाद भारत के पास एक और मौका था, दुबई। भारत सरकार ने अपनी सबसे खतरनाक यूनिट NSG के 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप को स्पेशल प्लेन में भेज दिया था। ये कमांडोज पलक झपकते ही प्लेन में घुसकर आतंकियों के सिर में गोली मारने के लिए ट्रेन थे। प्लान तैयार था, जैसे ही प्लेन रुकेगा स्ट्राइक। लेकिन UAE सरकार ने मना कर दिया। उन्हें डर था कि उनकी जमीन पर खून खराबा होगा। NSG के हाथ बंध गए। 27 यात्रियों और रूपन कत्याल के शव को उतारने की इजाजत मिली, लेकिन हाईजैकर्स रुकना नहीं चाहते थे। उनका स्वर्ग तालिबान के कंधार में था।
25 दिसंबर की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ प्लेन दुबई से उड़ा। मंजिल कंधार। दिन का उजाला था, रनवे साफ दिख रहा था। सुबह 8:30 बजे प्लेन ने कंधार की धूल भरी जमीन को छुआ। अब खेल बदल चुका था। चारों तरफ तालिबान के लड़ाके, टैंक, रॉकेट लॉन्चर। कहने को सुरक्षा, असल में हाईजैकर्स का कवच। भारत सरकार ने अपने बेस्ट नेगोशिएटर्स भेजे। टीम में रॉ के विवेक काटजू और आईबी के अजीत डोभाल शामिल थे। डोभाल जब कंधार पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आईएसआई के अधिकारी खुलेआम रनवे पर घूम रहे थे, हाईजैकर्स को निर्देश दे रहे थे। ये आतंकवाद नहीं था, ये पाकिस्तान का अघोषित युद्ध था। बातचीत के दौरान डोभाल प्लेन के अंदर गए। उन्होंने यात्रियों से कहा, घबराइए मत, भारत सरकार आपके साथ है, आप जल्द घर जाएंगे। लेकिन यात्रियों की आंखों में खौफ था। वो खौफ भोला की क्रूरता का नतीजा था। 31 दिसंबर 1999 को भारत को झुकना पड़ा। मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर को रिहा करना पड़ा। बदले में यात्री रिहा हुए। जब आतंकी जीप में बैठकर जा रहे थे तो उनमें से एक ने डोभाल को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हमने आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट प्लेन में छोड़ दिया है। डोभाल ने तुरंत प्लेन की तलाशी ली। कार्गो होल्ड में एक लाल बैग मिला। उसमें RDX और टाइमर लगा था। अगर वो बैग समय पर न मिलता तो प्लेन के साथ भारत का भविष्य का NSA भी कंधार की धूल में मिल जाता। ज़हूर मिस्त्री सिर्फ भागा नहीं था, वो भारत के सबसे काबिल अफसर को मार कर जाना चाहता था। डोभाल उस दिन बच गए, लेकिन जब उन्होंने मसूद अजहर और ज़हूर मिस्त्री को कंधार के रेगिस्तान में ओझल होते देखा तो उनकी आंखों में हार नहीं थी, बदले की आग थी। एक आग जो 23 साल तक नहीं बुझी। साल बीते, सरकारें बदली, लेकिन अजीत डोभाल ने फाइल कभी बंद नहीं की। 2014 में जब वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने तो सुरक्षा नीति में भूकंप आ गया। पुरानी नीति थी बचाव करो, डोजियर दो और भूल जाओ। डोभाल डॉक्ट्रिन था हल्ला मत करो, जड़ से मिटा दो। उनका मानना था कि आतंकवादियों के लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। 2 साल लगे या 20 साल, अगर आपने भारत का खून बहाया है तो हम आपको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। ज़हूर मिस्त्री पाकिस्तान में नई पहचान के साथ छिपा था। वो जावेद अखुंड बन गया। शादी की, बच्चे हुए, कराची में फर्नीचर का धंधा शुरू किया। उसे लगा भारत 1999 को भूल चुका है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उसे सीधे नहीं ढूंढा। उन्होंने नेटवर्क मैपिंग की, जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडरों पर नजर रखी, खासकर मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ असगर पर। एक पैटर्न मिला, जैश के बड़े आतंकी अक्सर कराची के अख्तर कॉलोनी के एक खास इलाके में जाते थे। वहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं, कोई मस्जिद नहीं, सिर्फ एक फर्नीचर की दुकान थी, क्रीसेंट फर्नीचर। शक की सुई जावेद अखुंद पर घूमी। 23 साल में चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन ग्राउंड एसेट्स ने तस्वीरें ली। 1999 की पुरानी तस्वीरों से मैच किया, कंफर्म हो गया, वही ज़हूर मिस्त्री। वो अपनी सुरक्षा में लापरवाह हो चुका था। दुकान पर अकेला बैठता था, बिना बॉडीगार्ड। यही वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी जिसका इंतजार था। और फिर आया वो दिन, 1 मार्च 2022, कराची, पाकिस्तान। सुबह 11 बजे अख्तर कॉलोनी की गलियां अपनी रफ्तार से चल रही थी। फर्नीचर दुकान के अंदर ज़हूर मिस्त्री कुर्सी पर बैठा था। 2 लोग बाइक पर आए। प्लानिंग इतनी सटीक थी कि उन्हें पता था इस वक्त वो अकेला होगा। पीछे बैठा शख्स उतरा, दुकान में घुसा। ज़हूर ने सिर उठाया, शायद ग्राहक समझा, लेकिन शूटर ने हेलमेट के वाइजर से उसकी आंखों में देखा, कंफर्म किया, बिना शब्द बोले पिस्तौल निकाली। पहली गोली सिर में, ज़हूर लुढ़क गया। 2 गोलियां छाती में। काम खत्म। शूटर बाहर निकला, बाइक पर सवार। अगले पल वो भीड़ में गायब। जब पाकिस्तानी पुलिस पहुंची तो खेल खत्म हो चुका था। मीडिया ने शोर मचाया, व्यापारी की हत्या, पुलिस ने लूट बताया। लेकिन जब जनाजे में जैश-ए-मोहम्मद के बड़े आतंकी आए, मसूद अजहर का भाई खुद मौजूद था, तब सच सामने आया। अमृतसर में जो गोली नहीं चली, दुबई में जो रेड रोकी गई, कंधार में जो मजबूरी थी, उस सब का जवाब 2022 में कराची में दिया गया। 23 साल का पुराना हिसाब 3 सेकंड में चुकता हो गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हाईजैक की नहीं, ये सब्र की, इंतजार की और आखिरकार न्याय की कहानी है। जब कोई देश अपने शहीदों को भूलता नहीं, जब उसकी खुफिया मशीनरी सालों तक जागती रहती है, तब आतंकवादियों को समझ आता है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जो 1999 में झुका था।
ये है अजीत डोभाल डॉक्ट्रिन का असली चेहरा। जड़ से मिटा दो, कोई एक्सपायरी डेट नहीं। और इसीलिए आज भी कराची की उस दुकान के खून के निशान कह रहे हैं, भारत कभी नहीं भूलता, कभी नहीं माफ करता। जय हिंद।